नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि अगर मेरे खिलाफ पीएम प्रचार करने आए तो उनको अपमानित कर सकता हूं। यह कहा है नाना पटोले ने। एक बार फिर अमर्यादित शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस नेता नाना पटोले की तरफ से। पहली दफा नहीं, अपने बयानों को लेकर के नाना पटोले इस तरह की चर्चाओं में आए हों। इसके पहले भी नाना पटोले जिस वक्त एनसीपी के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो रहा था, उस वक्त भी अपने बयानों को लेकर के ऐसी ही चर्चाओं में नाना पटोले लगातार बने हुए थे। यहां पर नाना पटोले ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने बहुत काम किया, स्कूल खोले, अगले पीढ़ी के लिए मैं सबकी मदद करता हूं जो भी मेरे पास आता है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं अगर मेरे खिलाफ कैंपेन करें। सांगतो मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार करून टाकते हे नेते लोक। या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करून टाकते। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला म्हणजे प्रामाणिक लीडरशिप तुमच्या इथं आहे तर त्याला हे सगळे मिळून पैसे वाढले आपली रणनीती करून याला चक्रव्यूहात फसवत असते नाना पटोले। और अब बात बिहार की, और बिहार में धड़ल्ले से चल रही अवैध शराब की और जहरीली शराब की। बिहार में कहने को शराब बंदी है। नीतीश कुमार जिस वक्त सत्ता पर काबिज हुए, नीतीश कुमार ने जनता को एक सुनहरा सपना दिखाया और कहा कि बिहार में शराब बंदी रहेगी। लेकिन आपके चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने सबूतों के साथ इस वादे का न सिर्फ खंडन किया, बल्कि वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, जिन तस्वीरों में विधायक की आवाज से कुछ दूरी पर शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। मौत पर मौत होती जा रही है। तो 13 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम कहते हैं कि आप जागे रहिए, क्योंकि प्रशासन और मुख्यमंत्री बिहार में दोनों सो रहे हैं। अच्छा लग रहा अरे भैया कहना छोड़ के डाले गला भैया। लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। नीतीश जी, शराब से मौत का हिसाब रख रहे हैं आप। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जहरीली शराब का निर्माण का जो धंधा है वो अपनी जड़ों को कितना मजबूत कर चुका है। नीतीश जी अब भी यही कहेंगे, शराब पिएंगे तो मरेंगे। दारू बिकता है गांव में, दारू बिकता है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता। दारू वाला के नाम भी नहीं लेता है और न पुलिस कोई एक्शन लेता है। नालंदा को तो आइडियल बनाइए नीतीश जी, पूरा नालंदा रक्त रंजित है। नीतीश जी, बिहार में शराब से मौत, ये कैसी शराब बनती? हमारे दल का स्पष्ट मानना है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो आखिर शराबबंदी कानून को वापस लेने में बिहार सरकार क्यों कतरा रही है? नीतीश जी, बिहार में क्यों खुलेआम बिक रही है शराब? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि जब तक आप किसी मृतक परिवार से आप मिलिएगा नहीं, जहाँ पे ये घटना घटी है उनके पास आप जाइएगा नहीं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि भैया ये धंधा कैसे चल रहा है। नीतीश जी, आपके राज्य में सिर्फ कागजों पर है शराबबंदी। अपराध माफियाओं का नामो निशान न मिट जाए तो हम बिहार छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। नीतीश जी, शराबबंदी पर आपका सुशासन टोटल फेल। यह है बिहार का औरंगाबाद, जहां शराब का खुलेआम कारोबार चल रहा है। यहां शराब बेची जा रही है, बड़े बड़े कंटेनर में यहां शराब लाई गई है। ये वैसी ही शराब है जैसी शराब को नालंदा में पीकर 11 लोगों की मौत हो गई, यानी देसी शराब। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कंटेनर से शराब निकालकर लोगों तक पहुंचा रहा है और वहीं बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल खुल रही है। नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल खोल रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर यह शराब का अवैध कारोबार चल रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से महज 150 किलोमीटर दूर है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दावे और वादे ही हो रहे हैं।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो औरंगाबाद से संबंधित है। इस संबंध में सारे थाना को अलर्ट किया गया है और इस वीडियो की पहचान की जा रही है और इसकी पहचान होते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई। नीतीश कुमार की शराबबंदी का बिहार में ये हाल है और उसका नतीजा ये है। ये नालंदा का वो गरीब परिवार है जिसके परिवार के सदस्य को शराब पी गई। जहरीली शराब ने इनके अपने की जान ले ली। बिहार का नालंदा जिला है जहां से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार प्रशासन ने शराबबंदी के नाम पर उनके मुकद्दर में अपनों के लिए रोना बिलखना लिख दिया है। नीतीश राज में हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने अवैध और जहरीली शराब न जाने कितनों की काल बन चुकी है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब एक के बाद एक घरों को उजाड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन तब जब लोगों की मौत हो जाती है, जैसा कि नालंदा में हुआ। जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वो बात और है कि नीतीश प्रशासन में गिनती 11 लोगों की ही है। नीतीश कुमार खामोश है और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वो सवालों से बच रहे हैं। खैर, हम आपको बिहार में शराबबंदी का सच दिखा रहे हैं और उस सच को साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। बिहार में शराब 2 से 3 गुना कीमत पर उपलब्ध है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से शराब तस्करी के माध्यम से बिहार तक पहुंचती है। हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब पकड़ी जाती है। सिर्फ 2021 की बात करें तो करीब 1 करोड़ लीटर शराब पकड़ी गई। प्रशासन के रडार पर हमेशा वो 87 डीलर रहते हैं जो प्रदेश में शराब के कारोबार से जुड़े रहे हैं। मुश्किल सिर्फ यही है कि नीतीश प्रशासन की नींद तभी टूटती है जब बिहार में किसी गांव से रोने बिलखने की आवाज आती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जहरीली शराब से लोगों की मौत होने के बाद नालंदा मध्य निदेश विभाग के आईजी, विभाग के ही अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, पटना के आईजी सरकारी रस्म अदायगी के लिए बिहार शरीफ पहुंचे। छोटी पहाड़ी के पहाड़ तल्ली घटना स्थल का मुआयना किया, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। 11 लोगों की मौत पर इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। हाँ, पुलिस को जगहों पर कार्रवाई जरूर कर रही है। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस सख्ती कर रही है। अब तक 34 लोगों को इलाके में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। इलाके के एक घर में डॉग्स की मदद से शराब के अवैध कारोबार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की नाकामी पर कार्रवाई की बातें करें तो अब तक इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद को सस्पेंड किया गया है, यानी 13 मौत और सिर्फ 1 सस्पेंशन। साकेत सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना। और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, एक कैसा ढकोसला बिहार सरकार पेश कर रही है? ये लापरवाही प्रशासन की है, यह सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि हर घंटे 1300 से लीटर से ज्यादा की शराब वहां पकड़ी जा रही है, लोग लगातार मर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार में शराबबंदी अब मजाक बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार अब देखिए एक के बाद एक बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह की मौतें जहरीली शराब पीने से हो रही है। बेतिया में हुई, गोपालगंज में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, तमाम जगहों पर इससे पहले कई मौतें हो चुकी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में 13 लोगों की मौत अब तक इस जहरीली शराब को पीने से हुई है और कई लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस जहरीली शराब को पीने से मरे हैं, उन्हीं के ऊपर पुलिस की भी दबिश हो रही है। जिस मोहल्ले में ये घटना घटी है, जहां के लोग शराब पीकर मरे हैं, वहां लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों पर केस किए जा रहे हैं। तो ये आप समझिए कि एक तरफ शराब से जिनके घर में लोगों की मौत हुई है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पुलिस का भी डर है। तो ये जो नियम है और कानून है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। एक तो सरकार पूरी तरह से इसमें विफल दिख रही है, क्योंकि लगातार अंग्रेजी शराब अलग अलग जगहों से, अलग अलग थानों में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन देशी शराब भी अपने स्तर पर जारी है और लगातार इसे पीने से लोग मर भी रहे हैं। क्योंकि अब खुद जो सरकार में सहयोगी पार्टी है, सरकार में बड़ी पार्टी हम कह सकते हैं, बीजेपी, उसने भी सवाल उठाना शुरू किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो शराबबंदी पर समीक्षा के साथ साथ नीतीश कुमार सीधे तौर पर निशाने पर लिया है उन लोगों ने। तो लगातार नीतीश कुमार अब अपनों के निशाने पर भी आ रहे हैं, लेकिन निशाने पर लेने से बात बनी नहीं ना साकेत, आपको जवाबदेही तय करनी होगी। ये सिर्फ जो सरकार में जो मुख्यमंत्री है, सिर्फ उनकी जवाबदेही नहीं है, जो पार्टी सत्ता में साथ है उसकी भी जवाबदेही है कि मद्य निषेध विभाग जो अलग विभाग बनाया गया था इसी चीज को रोकने के लिए,
उसके आईजी कहां हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार में बीजेपी भी है, तो जब जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सारा जो विभाग है वो जेडीयू के पाले में है, चाहे वो मद्य निषेध विभाग हो या फिर गृह विभाग हो, पुलिस प्रशासन, तमाम चीजें मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, तो ऐसे में कार्रवाई उन्हीं को करना होगा। ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करके इसमें नहीं बचा जा सकता है। अगर इसी तरह लगातार देशी शराब से लोगों की मौत होते रहेगी बिहार में, तो आखिर शराबबंदी कहां है? क्यों शराबबंदी की बात बिहार में कही जाती है? पर खुलेआम शराब बिक रहा है, देसी शराब शहर में मुख्यमंत्री के आवास के कि वो झूठ बोल रही है। सरकार को स्वीकार लेना चाहिए कि या तो वो झूठ बोल रही है या फिर जो वायदे जो नियम वो बनाती है उन वायदों को नियम को पूरा करने में वो फेल साबित हो रहे। नीतीश कुमार स्वीकार ले, लेकिन दुखद पहलू यह है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू तो पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इन 13 मौतों पर राजनीति शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई, जो कि सबसे दुखद और सबसे घिनौना पहलू होता है ऐसी किसी भी मंजर का। एक नजीर आपको दिखाते हैं कि कैसे राजनेता इन मौतों को एक राजनीतिक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बोलते अच्छा लगेगा। अरे भैया, बिहार में जहरीली शराब से हुई 13 मौतों का मामला राजनीतिक होता जा रहा है। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। उन 16 लोगों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा परिवार रो रहा है, देख रहा है, लेकिन राज्य सरकार के कानों तक उनकी चीख पुकार नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, अगर कोई ये कह दे कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है, तो नीतीश कुमार की जेडीयू को बुरा लग जाता है। और विपक्षी तो विपक्षी, बिहार सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही है। यहाँ तक सवाल है बंदी का, तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो नीतीश जी के पास है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन टाइटन नहीं होगा तब तक डिफिकल्टी है। शराब पीना पूरी तरह खत्म हुआ ये मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि कल जैसा लोगों ने बताया कि लगातार शराब मिल रहा है और सालों से शराब यहाँ मिल रहा है और अधिकतर बहुत लोग पीते हैं शराब को। इसका माने कहीं न कहीं सरकार को इम्प्लीमेंट करने में गड़बड़ियाँ हैं। लोकतंत्र में जिद अच्छी नहीं होती है। लोकतंत्र में जब मुख्यमंत्री बनता है कोई, तो एक व्यक्ति नहीं होता, सभी प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया। तो अगर आप नहीं सुन रहे हैं, समीक्षा कही जा रही है, तो इसका मतलब तो कहा जा सकता है कि ये निरंकुशता का द्योतक है। आप अकेला जिद पे अड़े हैं, तो ये बिहार के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में बड़े भाई बीजेपी की नसीहत छोटे भाई जेडीयू को कुछ अच्छी नहीं लगी। जहरीली शराब से मौत मामले पर बीजेपी के नीतीश कुमार पर उठाए गए सवाल पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा डिफेंसिव हो गए और बीजेपी को याद दिलाया कि बिहार सरकार में बड़े भाई की भूमिका में तो आप ही हैं। अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से कोई फाइनल डिसीजन के लेवल तक बात नहीं पहुंची है कि गठबंधन वहां नहीं होना है। अभी बातचीत चल रही है। आरसीपी सिंह जी अधिकृत हैं पार्टी की ओर से, तो उनकी ओर से जब तक नहीं यह खबर आएगी कि बीजेपी ने मना कर दिया, तब तक तो हम लोग मान रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच ऑल इज वेल वाले हालात नहीं लग रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू को चेतावनी देते हुए गठबंधन धर्म का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद करे, क्योंकि बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता हर बात का जवाब देना अच्छे से जानते हैं। इसलिए जेडीयू गठबंधन धर्म की मर्यादा को ध्यान रखे। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद जेडीयू की हालत ऐसी है कि ना उगलते बनता है न निगलते। बीजेपी भी इस मोर्चे पर जेडीयू के खिलाफ है। विपक्ष का हमला तो लगातार जारी है ही। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है ये, और गृह जिला होने के बावजूद अगर इस तरीके की घटना उन्हीं के गृह जिले में आती है, जहां पे संभवतः माना जाता है कि भैया शासन प्रशासन तंत्र बहुत मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने गृह जिला को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते होंगे, पर उसके बावजूद अगर वहाँ से ऐसी खबरें आती हैं तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जहरीली शराब
का निर्माण का जो धंधा है वो अपनी जड़ों को कितना मजबूत कर चुका है। नालंदा को तो आइडियल बनाइए नीतीश जी। पूरा नालंदा रक्त रंजित है। एक जिला को तो आजादी कर दीजिए, और नहीं आजाद होता है तो 3 महीने के लिए नालंदा दे दीजिए हमको। एक भी घर में ताला नहीं लगेगा 3 महीने के बाद। अब जब सहयोगी ही साथ नहीं तो नीतीश कुमार सरकार को इस मामले में मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा है। शराबबंदी कानून को लेकर के हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे दल का स्पष्ट मानना है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो आखिर शराबबंदी कानून को वापस लेने में बिहार सरकार क्यों कतरा रही है। देखिए, किसी भी कानून को वापस लेने के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आज जिस तरीके से सूबे के हर जिले में शराबबंदी कानून के कारण जहरीली शराब बिक रही है और जिससे गरीब गुरबों की मौत हो रही है, ये निसंदेह सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इन सवालों के जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है, ना ही इन रोते बिलखते लोगों को सांत्वना देने के लिए शब्द है। तो अब सुशासन के हुंकार भरने वाले नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या इन लोगों को भी उठाकर जेल में बंद कर देंगे जिनके परिवार के किसी सदस्य ने नीतीश के ड्राई एस्टेट से शराब खरीदी और उसे पीकर जिंदगी से हाथ धो बैठे? साकेत सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। ये तस्वीर आपने देखी और ये मुंह जबानी सुनी नेताओं की जो कि बिहार की राजनीति करते हैं, लेकिन यहां पर 13 मौतों के बाद भी बयानों के अलावा और कुछ नहीं, ना संवेदना, ना उन परिवारों के प्रति जरा से सहानुभूति और ना सरकार से सवाल। साकेत लगातार मेरे साथ बने हुए। साकेत, बताइए जरा कि फिर ये सुशासन बाबू कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं? जहरीली शराब लगातार बिक रही है, लोग लगातार मर रहे हैं। एक रोजाना 24 घंटे के अंदर 1200 से 1300 लीटर शराब जब्त की जा रही है, तो कौन सी शराबबंदी है? भंग कर दीजिए वो सारे डिपार्टमेंट जो बनाया आपने। देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें बाहर आ रही है अलग अलग जिलों से। जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, ये 14 तारीख का, इसी महीने की 14 तारीख को जो तस्वीर औरंगाबाद से आई है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर खुलेआम जिस तरह से आपने देखा कि देशी शराब लोग बैठकर पी रहे हैं, और ये महज थाने से 200 मीटर की दूरी है जहां पर इस तरह से शराब पी जा रही है। और ये तस्वीर कमोबेश हर जगह इस तरह की तस्वीर है। पटना के अगल बगल के इलाकों में अगर हम जाएंगे तो वहां भी इस तरह की तस्वीर दिखेगी। तो सवाल यह है कि आखिर जिसको जिम्मेदारी दी गई है इस शराब पर रोक लगाने की, नीतीश कुमार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। अगर शराबबंदी बिहार लागू किया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है और उसका असर भी दिखा है, लेकिन जिसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो कहाँ है? क्या वहीं पर परेशानी है? वहीं पर कहीं ना कहीं लूप होल्स है जिसका फायदा उठाकर जो शराब तस्कर है वो खुलेआम शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, शराब का व्यापार कर रहे हैं। और जब तक उसे चिन्हित नहीं किया जाएगा, इसे सक्सेसफुली इसको बिहार में नहीं माना जाएगा शराबबंदी। इसीलिए जरूरी है कि उन जगहों को पहले सुधार करें। अभी देखिए कि जो अगर जिस मुख्यमंत्री ने ये नियम लागू किया, अगर वो लागू नहीं हो पा रहा है तो सवाल किससे पूछा जाए? मुख्यमंत्री से पूछा जाए, संबंधित विभाग के मंत्रियों से पूछा जाए, मद्य निषेध विभाग के जो आईजी हैं उनसे पूछा जाए, या जो थाने, लोकल थाने हैं उन थानों के दरोगाओं से पूछा जाए? किससे पूछा जाए? सब तो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सवाल सीधे तौर पर सरकार से है और सरकार को ही इस पर जवाब देना होगा कि आखिर लगातार इस तरह से बिहार में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब लोग पी रहे हैं, शराब लोगों को मिल रहा है और इतनी मौतें हो रही है। एक के बाद एक कई जिलों में इस तरह की घटना घटी थी। अभी आप देखिए बेतिया और गोपालगंज में जो पिछले दिनों मौत हुई थी इसी जहरीली शराब से, उसके बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक हो गई। उसके बाद मद्य निषेध विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है उसे बदलकर के पाठक को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। माना जाता था कि ये बड़े ही कड़े फैसले लेते हैं, वो अगर आएंगे तो शराबबंदी को लेकर बहुत से कड़े फैसले लेंगे, शराबबंदी जो है वो लागू होगा अच्छी तरीके से। लेकिन अब जब के पाठक भी आ गए, नीतीश कुमार ने ये काम भी कर दिया, बावजूद इसके जो ये सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। अब हद हो गई कि मुख्यमंत्री का गृह जिला जो कह सकते हैं कि बिहार में काफी संवेदनशील। छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा साकेत, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि आम लोगों के बीच में कहावत रहती है कि प्रशासन चाले तो मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, तो क्या संभव है कि बिना किसी मिले
के या बिना किसी की मुनाफाखोरी के ये हजारों लाखों लीटर शराब बिहार में आ रही है? देखिए बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बिहार से लगा हुआ जो भी बॉर्डर है, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, और सबसे बड़ी बात है जो नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर बिहार से लगता है, और वो बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर है और खुला बॉर्डर है। तो ऐसे में जब तक पुलिस से सांठगांठ नहीं होगी तब तक तस्कर इतनी बड़ी संख्या में शराब लेकर बिहार के अंदर नहीं आ सकते हैं। निश्चित तौर पर परेशानी वहीं पर है जिसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो प्रशासन इसे रोकने के लिए लगाई गई है। ऐसा नहीं है, देखिए प्रशासन को अपनी सिर्फ कान और आंख खोलने की जरूरत है। अगर उनको नहीं पता तो टाइम्स नाउ नवभारत देख लें, हम लोग लगातार ये बताते आ रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि इन 13 मौतों के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को उठाया हो या सरकार को चेताने वाली तस्वीर दिखाई हो, सामने आई ना दिखाया। इससे पहले 16 नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट को दिखाते हैं, दोबारा दिखाते हैं, ताकि ना सिर्फ दर्शक जाने कि कितनी ईमानदारी के साथ हम चाहते हैं कि सरकार काम करे, बल्कि सरकार भी देख ले कि कितनी बार उनको चेताया जा चुका है लेकिन उनके कान पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं। ठंडा है ना, ठंडा नहीं है चाची। क्या करें, स्थिति खराब है। बिल दे रहे हैं 200 रुपया दर के लिया करो ना, अभी बेच रहे हो, 4 दिन पर मिला है आज हमको। हम तो समझे कि नहीं मिलेगा। ये बिहार है और यहाँ अवैध शराब बेचने वालों की बहार है। कहाँ वाला है? गलत नहीं रहता, गलत तो नहीं रहता। हम न गलत बेचते हैं न गलत का साथ देते हैं। भलो हम नहीं बेचेंगे 10 दिन उठ सही। इंग्लिश अभी हम दोनों। हाँ, यही मेरा घर है, यही चौकी, यही घर है। अवैध तरीके से शराब बेचने वाली इस महिला की ईमानदारी को सलाम है। ये ना गलत करती है न गलत का साथ देती है, बस शराब बंदी वाले राज्य में 2 गुने 3 गुने दाम पर शराब बेचती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुलेआम शराब बेचने का ये खेल कहां खेला जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर जैसे ही अवैध शराब के अड्डे से महज 10 मीटर आगे ही बढ़े होंगे कि उन्हें एक सरकारी आवास दिखा। रात का वक्त था, मेन गेट के बाहर नेम प्लेट लगा था जिस पर नाम लिखा था मंगल पांडे। जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। एक और जहां चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दावे करते हैं और लोगों को समझाने की बात करते हैं कि शराब से क्या हानि होती है और क्या क्या हो सकता है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की नाक के नीचे ये अवैध कारोबार चल रहा है। मैं ये बता दूं कि जगह मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है पटना एयरपोर्ट से और बिहार के राजभवन से और स्वयं नीतीश कुमार जी के सरकारी आवास से। पटना के जिस इलाके में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अवैध शराब की बिक्री का भंडाफोड़ किया था, वो पटना का सबसे वीआईपी इलाका है। लेकिन जब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो उनके पास कहने को कुछ ठोस था नहीं। जिस जगह पर अवैध शराब मिल रही थी वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास एक अणे मार्ग भी है। लेकिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री शराबबंदी को अच्छे से लागू करने के लिए समीक्षा बैठक में जुटे हैं। उनकी नाक के नीचे शराब बिक रही है, लेकिन इसकी उन्हें हवा तक नहीं लग रही। ऐसे में शराबबंदी को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। पटना से आदित्य वैभव के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात कश्मीर में रहने वाले जुनैद अहमद। पिछले 33 सालों से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी लगातार घाटी में रह रहा। घाटी में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया। पूरे देश में आतंकी वारदातों में, कई वारदातों में उसका हिस्सा रहा। लेकिन आज उसी आतंकी का भतीजा जुनैद अहमद टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने अपने चाचा से सरेंडर की अपील कर रहा है। जुनैद चाहता है कि उसका चाचा सेना के सामने सरेंडर कर दे, जो पाकिस्तान की साजिश में आकर के नई कारस्तानियों को अंजाम देने की फिराक में है। मेरा चाचा जो है वो मिलिटेंट है और उसका नाम जहांगीर सुरूरी है। उसका असली नाम मोहम्मद अमीन है। उससे मेरी यही अपील है कि वो सरेंडर करे और मुझे उसके बावजूद भी आर्मी हमारे घर तक पहुंची। मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे
कारपेंटर का कोर्स सिखाया गया। पाकिस्तान की वजह से जो जम्मू कश्मीर में दंगे हो रहे हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खोलता एक कश्मीरी, पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश करता एक कश्मीरी, अपने आतंकी चाचा से सरेंडर की अपील करता एक कश्मीरी। टीवी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है जुनैद अहमद। कश्मीर में पिछले 33 साल से हिजबुल का जो आतंकी जहांगीर सरूरी कत्लेआम मचा रहा है, जुनैद अहमद उसी आतंकी जहांगीर सरूरी का भतीजा है। और आज जुनैद पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा पूरी दुनिया के सामने करेगा। जुनैद बताएगा कि कैसे पाकिस्तान एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी से लड़ा रहा है। लेकिन उससे पहले जुनैद अहमद की ये अपील सुनिए जो वो अपने चाचा आतंकी जहांगीर सरूरी से कर रहा है। मेरा चाचा जो है वो एक्टिव मिलिटेंट है और उसका नाम जहांगीर सरूरी है। उसका असली नाम मोहम्मद अमीन है और उससे मेरी यही अपील है कि वो सरेंडर करे। मेरा मैसेज उसके लिए यही है कि वो सरेंडर करे। आतंकी जहांगीर सरूरी साल 1989 से एक्टिव है, कई आतंकी घटनाओं में शामिल है, कई FIR भी दर्ज है। सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट में हुए ब्लास्ट में भी नाम है। बीजेपी के कई नेताओं की हत्या में हाथ है। RSS नेता चंद्रकांत शर्मा की हत्या का मास्टरमाइंड है। NIA ने इसकी संपत्ति पहले ही जब्त कर ली है। फौज को भला बुरा कहने वाले कश्मीरी नेताओं को आईना किसी और ने नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहांगीर सरूरी के भतीजे जुनैद अहमद ने दिखाया। टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए जुनैद अहमद ने पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए कहा कि किस तरीके से वो एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी को मारने के लिए उकसाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जुनैद ने बताया जहां एक और फौज उन्हें साजो सामान देती है ताकि वो अपना रोजगार चला सके, वहीं दूसरी ओर हथियार प्रोवाइड कर कर पाकिस्तान कश्मीरियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। आतंकी जहांगीर सरूरी जहां भी है उसे ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। ये तस्वीर इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित एक कारपेंटर कोर्स की है, जहां जुनैद अहमद पिछले कई दिनों से कारपेंटिंग का काम सीख रहा है। आर्मी हमारे घर तक पहुंची और मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे कारपेंटर का कोर्स सिखाया गया। इसके बावजूद हमारे घर में न कोई हुक्मरान पहुंचा, न कोई इमाम, न कोई भी पहुंचा। फिर भी हमारे घर आर्मी पहुंची और मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे यहाँ सिखाया गया कारपेंटर का कोर्स। आज यही मेरे से यही एक अपील है सबसे कि वो यहाँ आए, आर्मी से मिले और सीखे। आतंकी जहांगीर सरूरी भले ही पिछले 3 दशकों से कश्मीर में कई बार दहशत फैला चुका है, लेकिन जब आतंकी जहांगीर सरूरी का बेटा एक दुर्घटना में जख्मी हो गया था तब उसका इलाज सेना ने ही करवाया था, हुर्रियत नेताओं और आतंकी संगठनों ने नहीं। जहांगीर अंकल का लड़का है, उसको भी चोट आई थी जो टांग में, वहाँ भी आर्मी पहुंची, उसकी मदद की। ना कोई हुर्रियत लीडर आए, ना कोई पाकिस्तान, किसी ने हमारी मदद नहीं की। आर्मी वहाँ भी पहुंची और हमारी मदद की, जिससे उसकी टांग बची। मेरा चाचा जो है वो सिलेंडर करे और हमारे साथ मिल के रहे, और जो नौजवान भटके हुए हैं वो भटका हुआ रास्ता जो है वो छोड़ दे और अमन की जिंदगी जिए। अब आपको जुनैद अहमद का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उसने पाकिस्तान की एक कश्मीरी से दूसरे कश्मीरी को लड़वाने की साजिश का खुलासा किया है। कैसे पाकिस्तान का प्लान है कश्मीर की शांति पर ग्रहण लगाना, ये आप जुनैद अहमद की जुबानी ही सुनिए। पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों से लड़वा रहे हैं और वो कश्मीरी मारे जा रहे हैं आपस में। उनकी वजह से मेरा चाचा भी है जो मिलिटेंट बना है, जो 30 सालों से जंगलों में भटक रहा है। उससे मेरी यही अपील है कि वो सरेंडर करे और हमारे साथ फैमिली के साथ आए। उनकी 3 बेटियां हैं, जवान है वो भी, उसका बेटा है वो भी जवान है, और वो आए घर में रहें, हमारे साथ मिल के रहें। आतंकी संगठनों और हुर्रियत नेताओं का एक ही मकसद है कश्मीर की शांति भंग करना। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना कश्मीर में रोजगार पैदा करने के नए नए अवसर तलाशती है। युवाओं को सही राह दिखाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, जिससे घाटी में रोजगार भी बढ़े और शांति भी बनी रहे। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग ने कई सख्तियां लगा रखी, कई पाबंदियां लगा रखी।
लेकिन नेता बाज नहीं आ रहे। कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी अब बीजेपी के विधायक या कार्यकर्ता या नेता अक्सर उनका उल्लंघन करते हुए दिखते हैं। और अब नई खालिस्तानी सामने आई है अमरोहा से बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी की। चुनाव आयोग की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद विधायक जी ने अपने समर्थकों के साथ रैली की। अब अखिलेश यादव ने यह मांग की कि चुनाव आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करे। मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन मांग के पीछे की एक दर्द भी है। इसके पीछे की वजह, वो दर्द ये कि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के ऊपर तो कार्रवाई की, लेकिन बीजेपी के विधायक के ऊपर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों? चुनावी रैलियों पर है रोक, फिर कहां निकली रैली? चुनाव आयोग के नियमों की कहां उड़ी धज्जियां? जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नेताजी के समर्थन में सड़क पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है, जहां रविवार को बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र खड़गवंशी ने चुनावी जुलूस निकाला। शनिवार को ही बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट देने का ऐलान किया और रविवार को नेताजी ने टिकट मिलने के जश्न में कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ चुनाव आयोग के नियमों को जुलूस तले कुचल दिया। उनके समर्थक उत्साह में दिख रहे थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि नेताजी के चक्कर में इन पर केस भी दर्ज हो सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से प्रदेश में रैली, जुलूस, रोड शो, पदयात्रा पर 22 जनवरी तक रोक लगा रखी है। बीजेपी उम्मीदवार ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। इस पर अमरोहा के जिला प्रशासन की नजर तो नहीं पड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर जरूर पड़ गई। अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर प्रहार किया तो चुनाव आयोग को भी नसीहत दे डाली। अखिलेश ने लिखा, एसपी के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान भी, लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री व अमरोहा के बीजेपी प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है, कोई है? दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को उसका धर्म इसलिए याद दिलाया क्योंकि 14 जनवरी उन्होंने लखनऊ में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर रैली कर डाली थी और कथित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ था। मंच पर दर्जनों नेता बगैर मास्क के दिख रहे थे, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया था। इतना ही नहीं, लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में कोरोना नियमों के उल्लंघन और धारा 144 को लेकर नोटिस तक चिपका दिया था। वैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के नियम की धज्जियां तोड़ने के मामले में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। रविवार को ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा से कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार करने अपने समर्थकों के साथ निकले थे। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़। चुनाव प्रचार में कई बार कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हुआ। भूपेश बघेल को नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ा और उनके खिलाफ नोएडा में केस दर्ज हो गया। जिला प्रशासन ने भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत सरकारी आदेश का उल्लंघन, आईपीसी की धारा 269 के तहत गैर कानूनी या लापरवाही बरतते हुए संक्रमण फैलाने और आईपीसी की धारा 270 के तहत किसी कृत्य से खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना से जुड़े केस दर्ज किए हुए हैं। केस दर्ज होने के बावजूद भूपेश बघेल नहीं माने। उन्होंने सोमवार को भी ग्रेटर नोएडा के बिसरक में एक चुनावी सभा की। इस सभा में भी वो बिना मास्क के थे। मेरे साथ वैसे ही 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है, फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे, तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूंगा? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा?
और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले भूपेश बघेल अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा चुनाव आयोग को नसीहत दे रहे हैं कि प्रचार करने के लिए डेमो करके दिखाएं चुनाव आयोग। जिन राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के नियम के बारे में नहीं पता, उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि 22 जनवरी तक 5 चुनावी राज्यों में किसी भी तरह की रैली, रोड शो, जुलूस या पदयात्रा की अनुमति नहीं है। राजनीतिक दल अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की 50% क्षमता के साथ इंडोर बैठक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई है, वो आम लोगों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भलाई के लिए, लेकिन नियमों का पालन करने की बजाय नेता उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब नेता ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए गंभीर नहीं होंगे, तो ऐसे में जनता उनसे क्या सीखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।